अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल हैं? ठीक हैं, उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा जी, हम केमिस्ट्री के हवाले से छोटी सी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें वो बच्चे जो कि परेशान हैं कि पेपर उनके आगे उनकी तैयारी ठीक नहीं है, तो हर चैप्टर से मेरे 10 से 12 क्वेश्चन हम करेंगे और पेपर तकरीबन उसी में से मैक्सिमम आएगा और हम आसानी से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, पासिंग से भी बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं कि पहले चैप्टर से मैंने यहाँ पे 7 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि मोस्ट ही आने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। ये 7 क्वेश्चन हैं, जिन्होंने अपने नोट से करने वो अपने नोट से कर लें। तो उनको लिए मैं ये क्वेश्चन वीडियो के पहले में मैंने दे दिए हैं, ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये 7 क्वेश्चन ये वाले कर लें। तो जिन स्टूडेंट्स को ढूंढना मुश्किल है या जिनके नोट्स में ये मुश्किल उनको लग रहे हैं, तो उनके लिए फिर ये वीडियो है कि वो यहाँ से आसान, और मैं उनको समझाऊंगा कि किस तरह उसको याद करना है। तो बगैर वक्त ज़ाय किए चलते हैं पहले शार्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास पहला शार्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये हमारे पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन आता है, तकरीबन हर साल ही आता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि ये क्या होते हैं हमारे पास। तो रिवर्सिबल का मतलब हो कि जो रिवर्स होने के काबिल हों, मीन कि जो रिवर्स हों उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द रिएक्शंस इन विच द रिएक्टेंट्स react to form product again are called as reversible reactions। मीन के वो रिवर्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। फिर इसके बाद आपने बताना है कि these reactions are represented by डबल एरो, मीन के इस तरह। ठीक है, फिर आपने बताना है कि ये दोनों उसी में होते हैं, फॉरवर्ड भी होते हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन में भी ये होते हैं। बस थोड़ा सा आपने इसके बारे में ये लिखना है। इसके बाद होते हैं कि जी इरिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं। इरिवर्सिबल ये उसका क्या होते हैं, बिल्कुल उलट होते हैं। तो इसको लिखते हैं कि इसका क्या होगा कि इसके अंदर हमारे पास जो रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो दोबारा रिएक्ट नहीं करते। तो मतलब प्रोडक्ट बन गए तो वो बन गए, वापस रिएक्शन नहीं होगा, इसको बोलेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द रिएक्शंस विच इन विच हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट्स डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स अगेन, कि वो दोबारा रिएक्टेंट बनाने के लिए रिएक्ट नहीं करते। मीन कि हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं वो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, इसको आप लिखेंगे कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई सिंगल एरो। ठीक है, आप लिखेंगे दे मूव इन ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, वो क्या होंगे, वन डायरेक्शन होगी, इसको सिंगल एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इरिवर्सिबल होते हैं वो होते हैं दो डायरेक्शन में, फॉरवर्ड भी होते हैं और रिवर्स भी होते हैं। चलें जी, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, वो ये है कि व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपको पता है कि वो कंडीशन होती है जिसके अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन और रेट ऑफ रिवर्स एक्शन क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। बस यही छोटी सी बात लिखनी है आपने। ठीक है, द कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है ना, तो हम लिखेंगे द कंडीशन इन विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन become equal to reverse reaction।
rate is called as इक्विलिब्रियम। ठीक है कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मीन आप लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन। ये इसके बारे में, ये इसकी डेफिनेशन और इसका ये आपने इसके अंदर ये इसका फार्मूला मेंशन कर देना है। इसके बाद इसकी टाइप्स क्या होते हैं, इसकी दो टाइप्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये इसके लेदर से लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं और इसके साथ भी आ सकती हैं। पहले इसमें है कि हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्टैटिक का मतलब होता है साकन। क्या होता है? साकन, मीन के रुका हुआ। ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें कोई रिएक्शन रुका हुआ हो उसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द इक्विलिब्रियम कंडीशन या द इक्विलिब्रियम in which reaction do not proceed या ceased, reaction do not proceed। प्रोसीड का लफ्ज़ लिखें आपकी मर्जी, आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है लफ्ज़ सीज्ड, मीन के वो नहीं चल रहा था, रुका हुआ होता है। इज़ कॉल्ड एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, मीन के इसके अंदर रिएक्शन रुका होता है। कैसे? इक्विलिब्रियम टाइप है। इसकी आप एग्जांपल लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसकी एग्जांपल लफ्ज़ में लिखना है। इसकी एग्जांपल लिखेंगे आ स्टैंडिंग बिल्डिंग, कि जो बिल्डिंग खड़ी है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में खड़ी है, ना तो आगे मूव कर रही है, ना तो पीछे मूव कर रही है, ना तो ऊपर मूव कर रही है, ना तो नीचे मूव कर रही है। तो वो एक कंडीशन की हालत में खड़ी है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके बाद इसकी दूसरी टाइप है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें हो तो इक्विलिब्रियम लेकिन कुछ ना कुछ डायनामिक कहते हैं मुतहर्रिक होने को, हरकत में होने को। हरकत में हो कोई चीज़ या कोई मुतहर्रिक हो तो उसको बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। मीन के इसका मतलब क्या होगा कि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में बराबर चलता रहेगा, उसको हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ये होगी कि हमारे पास आप लिखेंगे व्हेन द फॉरवर्ड रिएक्शन रेट इज सेम, या आप लिखेंगे इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन रेट बट इन अपोजिट डायरेक्शन is called as डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें जिस तरह हमारे पास है 2HI, ये क्या बनाते हैं हमारे पास H2 प्लस I2। इसी तरह के जो रिएक्शन आपके यहाँ पे होंगे वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की क्या होगी, एक एग्जांपल होगी। H2 प्लस I2 गिव्स अस 2HI या 2HI इक्वल गिव्स अस H2 प्लस I2। मीन के इसमें रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि जी हमारे पास रिलेशन ऑफ एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का एक्टिव मास से आपका क्या ताल्लुक़ होता है? तो इसमें आपने लिखना है कि छोटी सी बात लिखना है कि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम? आप लिखेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the किस चीज़ के साथ? एक्टिव मास। तो आप लिखेंगे कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास। तो ये क्या है? इसका रिएक्शन है कि इसके मोलर मास ऑफ इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलर मास की एक्टिव कंसंट्रेशन के इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा जी, इसके बाद हमारा है आप लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। इसको थोड़ा सा अगर मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? एक्टिव
मैथ्स के, ठीक है। आपने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इसको थोड़ा सा बढ़ा के लिख देना है। अच्छा, इसके बाद है कि हाउ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड बाय द केसी वैल्यू। केसी वैल्यू को यूज़ करके हम रिएक्शन ऑफ प्रोडक्शन किस तरह करते हैं। इसके 3 पॉइंट हैं, तो आप सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन वाला फिगर लिखेंगे। आप लिखेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड बाई 3 पॉइंट्स, ठीक है। 3 पॉइंट्स कौन कौन से? पहली बात, सबसे आपने लिखना है क्यू सी, 3 बार लिखना है क्यू सी, क्यू सी, ठीक है। पहले में आपने इसके साथ सामने लिखना है के सी, के सी क्या लिखना है? के सी। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे लेस देन, दूसरे में लिखेंगे ग्रेटर देन, तीसरे में लिखेंगे इक्वल टू। अब यहाँ पे लेस देन की जो अलामत है ये वाली, यहाँ पे जो मैं इसकी जो टांगे हैं जिस तरफ हैं वो रिफ्लेक्शन भी उस साइड में होगा। क्यू सी अगर लेस देन के सी है तो रेट क्या होगा? फॉरवर्ड, क्या होगा? फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। अगर हमारे पास क्यू सी की वैल्यू इज़ लेस देन के सी होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड। अगर क्यू सी की वैल्यू ग्रेटर देन के सी होगी, अब देखें इस ग्रेटर देन की जो साइन है, इसकी जो 2 टांगे हैं जिस साइड पे क्या है? बैक साइड पे, डायरेक्शन क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन होगा, रिवर्स डायरेक्शन होगा। तो आप लिखेंगे व्हेन वैल्यू ऑफ क्यू सी इज़ लेस देन के सी द डायरेक्शन क्या होगा? लिखेंगे रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ रहा है कि क्यू सी की वैल्यू इज इक्वल टू के सी की वैल्यू, तो हमारे पास डायरेक्शन क्या होगा? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। क्या इसमें होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, ठीक है जी। ये 3 पॉइंट्स इसके हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन के। लॉ ऑफ मास एक्शन की क्या डेफिनेशन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी डेफिनेशन आपकी बुक पे जो ऊपर लिखी हुई है, आपकी बुक के ऊपर जो लिखी हुई डेफिनेशन वो थोड़ी मुश्किल है, मैंने इसको थोड़ा आसान कर लिखा है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of concentration, to the product of concentration of the reactants। हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन के लिए हम ये बड़ी ब्रैकेट यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर हमारे पास यहाँ तक कर लें ठीक है, लेकिन आप इसका थोड़ा सा इजाफा करना चाहते हो आप भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी, ठीक है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें हमारे प्रोडक्ट सी प्लस डी अगर बन रहे हैं, तो हमारे पास के सी की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? सी की कंसंट्रेशन इंटू डी की कंसंट्रेशन और ए की कंसंट्रेशन इंटू बी की कंसंट्रेशन, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा लॉ ऑफ मास सेक्शन। यहाँ तक भी ठीक है कि आप ये इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट तक। लेकिन इसके बाद आप लहजा लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का एक डिफरेंस है। आपकी चैप्टर के स्टार्ट में बुक के अंदर लिखा हुआ है, तो आप उसमें से देख सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन है। इसको देखते हैं कि जी हमारे पास जो, अच्छा, हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जो डिफरेंस है आपकी बुक के स्टार्ट में दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपने एक लाइन लिखने पे लिखना है फॉरवर्ड डायरेक्शन का। हम लिखते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन लिखूँगा, रिवर्स डायरेक्शन का आप इसका खुद करेंगे। तो आप लिखेंगे द रिएक्शन इन विच reactants react to form product is called as forward reaction, ठीक है।
ठीक है। अब इसका जो दूसरा पॉइंट लिखेंगे इट, अब लिखेंगे दूसरा पॉइंट इसका, इट मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, मीन कि ये इस डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इट इज़ फास्टर इन स्टार्ट, शुरू में ये क्या होता है, फास्ट होता है। इसका चौथा पॉइंट लिखेंगे इट बिकम स्लो आफ्टर सम टाइम, थोड़े से वक्त गुजरने के बाद ये रिएक्शन का रेट हो क्या होगा, स्लो हो जाएगा। दोबारा देखें, पहला पॉइंट क्या था, इसकी डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट के लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करता है। तीसरा पॉइंट था कि शुरू में ये फास्ट होता है, तो उसका चौथा पॉइंट क्या है कि ये बाद में थोड़ा थोड़ा स्लो हो जाता है। अब आपने जो रिवर्स डायरेक्शन लिखना है वो इसका आपने बिल्कुल उल्टा लिखना है। क्या होगा, इसकी डेफिनेशन में आपने सिर्फ एक वर्ड चेंज करना है, वो क्या होगा, डायरेक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट से पहले आप लिखना है डू नॉट, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, रिएक्टेंट्स डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट आर कॉल्ड, सॉरी इसमें आप ये नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे कि इन विच, ये क्वेश्चन, अच्छा ये ना हमारे पास जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, इसमें आप लिखेंगे प्रोडक्ट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि चलो लिख देता हूँ मैं, रिएक्टेंट्स नहीं, रिएक्टेंट्स नहीं, रिवर्स रिएक्शन हम लिखेंगे, हम पढ़ें रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन होगी द रिएक्शन इन विच, हमारे प्रोडक्ट जो होंगे, प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, मीन के हमारे रिएक्शन उल्टा चलेगा। हमारे यहाँ पे क्या थे प्रोडक्ट्स, यहाँ पे क्या थे रिएक्टेंट, लेकिन ये रिएक्टेंट जो हमारे पास ये वाले हैं ये मिल के क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसका फिर दूसरा पॉइंट क्या आएगा, ये राइट टू लेफ़्ट होता है, राइट से लेफ़्ट की तरफ होता है। इसके बाद हमारा पास इसका जो तीसरा पॉइंट आएगा वो क्या होगा कि इट इज़ स्लोवर इन स्टार्ट, शुरू में ये क्या होता है, स्लो होता है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट थोड़े होते हैं। चौथी बात इसकी क्या होगी, इट बिकम फास्टर आफ्टर सम टाइम। इसमें अगर आपको एक डेफिनेशन समझ आएगी, करो आपको फॉरवर्ड की समझ आ गई तो आपको रिवर्स की भी समझ आ जाएगी। चलें जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 6। इसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है रेड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि हमारे पास क्या होता है। इसकी डेफिनेशन से पहले मैं आपको थोड़े से इसकी फार्मूला बताऊंगा, तो ताकि उसमें साथ फिर समझ जल्दी आ जाएगी। अगर हमारे पास मैं कहता हूँ जी 2A मिले हैं प्लस 3B मिले हैं, तो हमारे पास जो रिएक्शन बना उसके जो प्रोडक्ट बने हैं वो 3C बने हैं प्लस 4D बने हैं। ठीक है, इसकी जो Kc की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, C की कंसंट्रेशन उसके ऊपर C के साथ जो पावर है 3 इंटू D की कंसंट्रेशन जो उसके ऊपर पावर क्या है 4 ओवर A की कंसंट्रेशन उसकी जो पावर है 2 इंटू B की कंसंट्रेशन उसके ऊपर जो पावर है उसकी 3। तो ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसकी डेफिनेशन आपने देखना है कि इट इज़ द रेशो ऑफ, इन इस चीज़ की रेशो, ठीक है, रेशो ऑफ प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट है, मीन के प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट है, मतलब C और D का जो प्रोडक्ट है उनका रेज टू द पावर, जो उनकी पावर है वो टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स A और B, इनका प्रोडक्ट्स की जो रेज टू द पावर है उसका जो रेशो होगी वो हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, चलें इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, अब ये रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ये आपने ऊपर वालों के लिए भी लिखना है और नीचे वालों के लिए भी लिखना है। अब किसकी, रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, किसके ऊपर वाले जो हमारे पास हैं प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर
रेज टू दी पावर एंड, अब ये हमने बात की सिर्फ ऊपर वाले की बात कर ली, क्या बात, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू दी पावर, फिर एंड इसके बाद लिखेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ जो हमारे बट्टे के नीचे लिखे हैं ओवर मैन जो हैं ए और बी, एंड प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंट्स रेज टू दी पावर इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, मीन के हमारे पास जो, अच्छा इसकी आप लिखेंगे, इसके फार्मूला क्या आएगा कि प्रोडक्ट, मैं इसका ना एब्रीवेशन लिखता हूँ कि इसका क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन रेज टू दी पावर, इसके बाद लिखना प्रोडक्ट्स ऑफ रेक्टेंट्स रेज टू दी पावर, ये ठीक है, ये हमारी क्या होगी, रेशियो ऑफ कैसी आएगी। आपने इस तरह नहीं लिखना, मैंने इसको शार्ट का लिखना है, पी फॉर प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स रेज टू दी पावर, इस तरह से। इसके बाद इसका जो पेपर में आता है वो हमारे पास है इसकी एप्लीकेशन, कि इसकी एप्लीकेशन हमारे पास क्या होती हैं। सबसे इसकी पहली रिएक्शन है कि आप लिखेंगे इट इज़ यूज्ड टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, जो कि हमने अभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़े, रिएक्शन की हमें डायरेक्शन बताते हैं। दूसरी बात आप लिखेंगे इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन, यूज्ड टू आप लिखेंगे जी यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ एक्सटेंट, ये वर्ड आपने याद करना है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन की, अगर हम इसको बोलेंगे हद के, रिएक्शन किस हद तक जा चुका है, किसके अंदर प्रोडक्ट्स कितने हैं, इसके अंदर रिएक्टेंट्स कितने हैं, या इसके अंदर दोनों, मतलब किस क्वांटिटी में कितने कितने कोई मौजूद हैं, वो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। दो चीज़ें आप लिखने हैं कि इट इज़ यूज फॉर डायरेक्शन, दूसरी बात इज़ यूज टू एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। इंशाअल्लाह इस चैप्टर में से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में से आएंगे। चलें जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को इसकी समझ आ गई। जिसको समझ नहीं है वो इस वीडियो को बार बार देख के इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और दूसरों को भी इसके बारे में बता सकता है। चलें जी, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के लिए। खुदा हाफिज़।